क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ लोग बस अपनी बात इतनी आसानी से मनवा लेते हैं जैसे कोई जादू हो? ये सिर्फ कोई संयोग नहीं होता, अक्सर इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति होती है। बिल्कुल। और ये रणनीतियाँ एक तरह से अदृश्य धागों की तरह काम करती हैं, जो हमारे सामाजिक और पेशेवर जीवन को चलाती हैं। आज हम जिन स्रोतों पर बात करने जा रहे हैं वो इन्हीं अदृश्य धागों को उजागर करते हैं। ये रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर और हाँ थोड़ी विवादास्पद किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का तीसरा हिस्सा है। इसमें हम कानून 13 से 18 पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कानून सिर्फ सत्ता पाने के नुस्खे नहीं हैं। ये तो मतलब मानवीय स्वभाव का एक आईना है। तो चलिए पहला आईना देखते हैं कानून नंबर 13 के साथ। ये कहता है, मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ की अपील करें, उनकी दया या कृतज्ञता की नहीं। पहली बार सुनने में ये बहुत थोड़ा कठोर नहीं लगता? क्या दोस्ती, एहसान, इन सब की कोई कीमत ही नहीं? सवाल बहुत वाजिब है, और यही तो इस कानून को इतना दिलचस्प बनाता है। ये हमारे आदर्शवादी विचारों को सीधी चुनौती देता है। ग्रीन का तर्क है कि दया और कृतज्ञता बहुत अस्थिर भावनाएं हैं। मतलब आज है, कल नहीं। बिल्कुल, आज कोई आप पर दया कर रहा है, कल शायद उसका मूड ही बदल जाए। लेकिन अपना फायदा यानी स्वार्थ एक ऐसी प्रेरणा है जो लगभग हमेशा काम करती है। पर क्या ये थोड़ा मतलब ही नहीं हो गया? जैसे अगर मुझे किसी दोस्त से मदद चाहिए तो मैं ये सोचूं कि इससे उसका क्या फायदा होगा। ये तो बहुत अजीब लगेगा। देखिए, इसे मतलबी होने के बजाय व्यवहारिक होने की तरह देखना चाहिए। स्रोत ये नहीं कहता कि आप मतलबी बने, बल्कि ये कहता है कि आप प्रभावी बने। अच्छा, कोई उदाहरण? मान लीजिए आपको अपने बॉस से अपने प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा संसाधन चाहिए। आप ये कह सकते हैं, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। ये दया की अपील है। या फिर आप कह सकते हैं, अगर इस प्रोजेक्ट को थोड़े और संसाधन मिल जाएं तो हम अपना टारगेट समय से पहले पूरा कर लेंगे और इससे हमारी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बहुत अच्छी दिखेगी। समझ गए। दूसरे वाले तरीके में बॉस का सीधा फायदा दिख रहा है। आप उन पर बोझ नहीं डाल रही हैं, बल्कि उन्हें एक मौका दे रही हैं उनकी अपनी जीत के लिए। बिल्कुल, आपने समीकरण को मैं बनाम तुम से बदलकर हम कर दिया। हाँ, पर इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क भी है ना? अगर सामने वाले को लगा कि आप चालाकी कर रहे हैं। सही बात है, भरोसा हमेशा के लिए टूट सकता है। इसीलिए जो भी आपसी फायदे की बात हो वो सच्ची होनी चाहिए। पारदर्शिता यहाँ बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब आते हैं कानून 14 पर, जिसका नाम सुनते ही किसी जासूसी फिल्म की याद आ जाती है। दोस्त की तरह पेश आएं, जासूस की तरह काम करें। तो क्या मुझे ये समझना चाहिए कि अगली बार मेरा कोई दोस्त डिनर पर चुपचाप बस मुझे सुन रहा हो तो वो जासूसी कर रहा है? शायद यह हो सकता है कि उसे बस आपके खाने में ज्यादा दिलचस्पी हो। लेकिन हाँ, इस कानून का शीर्षक नाटकीय है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका सार जासूसी नहीं बल्कि अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन। मतलब ध्यान से देखना और सुनना। हाँ, ग्रीन कहते हैं कि लोग लगातार अपने इरादे, अपनी कमजोरियां, सब कुछ जाहिर करते रहते हैं, लेकिन हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते। हम बोलने में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम महत्वपूर्ण सुराग चूक जाते हैं। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली लाइन है, इन्फॉर्मेशन इज पावर। तो ये कानून उसी जानकारी को इकट्ठा करने के बारे में है। हाँ, लेकिन चालाकी से ये कहता है कि सीधे सवाल पूछने के बजाय लोगों को सहज महसूस कराएं, एक दोस्त की तरह बात करें, ताकि वे खुद ब खुद खुल जाएं। आज के सोशल मीडिया के दौर में तो ये और भी सच है। बिल्कुल, लोग अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात ऑनलाइन डाल देते हैं, बिना ये सोचे कि कौन ये जानकारी देख रहा है। तो इसका व्यावहारिक उपयोग हुआ कि कम बोले और ज्यादा सुने। और सिर्फ सुनना ही नहीं, देखना भी। लोग क्या कह रहे हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, इसमें अक्सर जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। जिस तरह आप जानकारी इकट्ठा करते हैं, वैसे ही अपनी जानकारी को सुरक्षित भी रखें। सब कुछ उजागर ना करें जो आप जानते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। अब आते हैं कानून 15 पर, और इसे लेकर मुझे थोड़ी आपत्ति है। ये कहता है, अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दें। एक मिनट, कुचल दें? ये तो आज की दुनिया में बहुत खतरनाक लगता है। ये इस किताब का शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला कानून है, और आपकी आपत्ति बिल्कुल सही है। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ लें तो ये बहुत क्रूर लगता है। लेकिन यहाँ कुचलने का मतलब शारीरिक हिंसा नहीं, बल्कि रणनीतिक समापन है। रणनीतिक समापन मतलब अगर आप किसी दुश्मन को आधा अधूरा हराते हैं तो आप उसे खत्म नहीं कर रहे, बल्कि उसे बदला लेने के लिए और मजबूत कारण दे रहे हैं। एक घायल सांप और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। बिल्कुल। तो इसका आज के समय में कॉर्पोरेट दुनिया में क्या उदाहरण हो सकता है?
मान लीजिए आपकी कंपनी में कोई लगातार आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है। आप उसे सबके सामने थोड़ा शर्मिंदा करके छोड़ देते हैं। नतीजा, वो अब और ज्यादा सावधानी से आपके खिलाफ काम करेगा। ग्रीन के अनुसार सही रणनीति ये होगी कि आप उसकी शक्ति के स्रोत को ही पूरी तरह से काट दें। और निजी जीवन में? निजी जीवन में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है विषाक्त संबंधों, मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप्स से निपटना। अच्छा, कई बार लोग एक बुरे रिश्ते को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करते हैं, दरवाजा थोड़ा खुला रखते हैं। नतीजा ये होता है कि वो व्यक्ति बार बार लौट कर आता है। इस कानून के अनुसार सही तरीका है उस रिश्ते को हर स्तर पर पूरी तरह से खत्म कर देना है। तो ये क्रूरता नहीं बल्कि आत्मरक्षा है। बिल्कुल, ये समस्या को जड़ से खत्म करने के बारे में है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो 3 कानून देखे, मदद मांगना, जानकारी इकट्ठा करना और दुश्मनों से निपटना, ये सीधे तौर पर दूसरों के साथ हमारे व्यवहार से जुड़े थे। हाँ बिल्कुल, ये तीनों कानून सामाजिक शतरंज के बिसात पर मोहरों को चलाने के बारे में थे। लेकिन अब जो अगले 3 कानून आ रहे हैं वो इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम अपनी छवि, अपनी उपस्थिति और अपनी प्रतिष्ठा को कैसे प्रबंधित करते हैं। ये रणनीति में एक दिलचस्प बदलाव है। सही कहा। अब खेल दूसरों को बदलने का नहीं, बल्कि उनके मन में अपनी धारणा को बदलने का है। अगले 3 कानून आत्म प्रस्तुति और मनोवैज्ञानिक प्रभाव की कला के बारे में है। तो चलिए इसी मनोवैज्ञानिक खेल में आगे बढ़ते हैं। कानून 16 के साथ सम्मान और आदर बढ़ाने के लिए अनुपस्थिति का उपयोग करें। ये विचार मुझे हमेशा से बहुत आकर्षक लगा है कि हर समय उपलब्ध रहने से हमारा मूल्य कम हो जाता है। ये कमी मतलब स्कैसिटी का क्लासिक सिद्धांत है जो हर जगह लागू होता है। जिस चीज की आपूर्ति कम होती है उसकी मांग और कीमत अपने आप बढ़ जाती है, जैसे सोना या हीरे। हाँ, और यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। अगर आप ऑफिस की हर छोटी बड़ी मीटिंग में हैं तो आपकी आवाज एक बैकग्राउंड शोर बन जाती है। लेकिन अगर आप चुनिंदा तौर पर बोलते हैं तो जब आप बोलते हैं लोग ध्यान से सुनते हैं, आपकी राय एक घटना बन जाती है। लेकिन इसमें एक खतरा भी है। अगर आप बहुत ज्यादा अनुपस्थित रहें तो लोग आपको भूल भी तो सकते हैं। और यही इस कानून का संतुलन साधने वाला हिस्सा है। बहुत ज्यादा दिखना आपको सामान्य बना देता है और बहुत ज्यादा गायब हो जाना आपको अप्रासंगिक। तो संतुलन, ये शब्द बार बार लौट कर आ रहा है। शक्ति के खेल में संतुलन ही सब कुछ है। खैर, अब कानून 17 पर आते हैं जो थोड़ा और रहस्यमयी है। दूसरों को अनिश्चितता के आतंक में रखें, अप्रत्याशित होने की छवि बनाएं। मतलब अगर लोग आपके अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा सकते तो वे आपको नियंत्रित नहीं कर सकते। ये मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व का एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। इंसान आदतों के गुलाम होते हैं। हम हर चीज में एक पैटर्न ढूंढना चाहते हैं। जब हमें किसी का पैटर्न पता चल जाता है तो हमें लगता है कि हम उसे समझते हैं। अप्रत्याशित व्यवहार इस पैटर्न को तोड़ देता है। लेकिन ये कानून मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है। एक तरफ तो ये आपको शक्तिशाली दिखाता है, लेकिन क्या इससे आपके करीबी लोग, आपकी टीम आपसे दूर नहीं हो जाएंगी? कौन एक ऐसे लीडर पे भरोसा करेगा जिसका अगला कदम पता ही ना हो? आपका सवाल बहुत गहरा है और इसका जवाब अप्रत्याशित होने के स्तर में छिपा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अविश्वसनीय व्यवहार करें। इसका मतलब है कि आप अपनी रणनीति में रचनात्मक हों। अगर आपके प्रतियोगी सोचते हैं कि आप कीमत कम करेंगे तो आप क्वालिटी बढ़ा दीजिए। अगर लोग सोचते हैं कि आप गुस्सा होंगे तो आप बिल्कुल शांत रहें। तो ये रोजमर्रा के व्यवहार के बारे में कम और बड़े रणनीतिक क्षणों के बारे में ज्यादा है। हाँ, और यही इसका सबसे बड़ा खतरा भी है। बहुत ज्यादा अप्रत्याशित होने से लोग आपको अस्थिर समझने लगेंगे। इस हथियार का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए। ठीक है, और अब हम आते इस खंड के आखिरी कानून पर, कानून 18, खुद को बचाने के लिए किले ना बनाए, अलगाव खतरनाक है। ये तो पिछले कुछ कानूनों के बिल्कुल उल्टा लग रहा है। हाँ, पहली नजर में ये विरोधाभासी लगता है, लेकिन असल में ये उन सभी कानूनों को संतुलित करता है। ग्रीन के अनुसार शक्ति दीवारों के पीछे नहीं बल्कि लोगों के बीच बहती है। जब आप खुद को एक किले में बंद कर लेते हैं तो आप खुद को जानकारी और अवसरों से काट लेते हैं। जैसे इतिहास में वो राजा जो अपने महल से बाहर ही नहीं निकलते थे और जिन्हें पता ही नहीं होता था कि उनकी प्रजा क्या सोच रही है। बिल्कुल सही उदाहरण है। अलगाव आपको बाहरी खतरों से नहीं बचाता, बल्कि आपको अंदर से कमजोर कर देता है। आप तक सही जानकारी पहुंचना बंद हो जाती है और बिना जानकारी के आप सही फैसले नहीं ले सकते।
ये सीधे तौर पर कानून 14 जानकारी ही शक्ति है से जुड़ता है। अगर आप किले में बंद हैं तो जानकारी आप तक कैसे पहुंचेगी? तो इसका मतलब है कि हमें लोगों से जुड़े रहना चाहिए, नेटवर्क बनाना चाहिए। हाँ, शक्ति एक सामाजिक खेल है, आप इसे अकेले नहीं खेल सकते। लेकिन यहां भी संतुलन की वही बात आती है। मतलब लोगों के बीच रहना है पर भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। बिल्कुल सही। वाह! तो कानून 13 से 18 तक का ये सफर हमें दिखाता है कि शक्ति सिर्फ दूसरों पर हावी होने का नाम नहीं है। ये तो मानवीय मनोविज्ञान को समझने, अपनी छवि को गढ़ने और सामाजिक संबंधों को बहुत सावधानी से नेविगेट करने के बारे में है। बिल्कुल। और इन सभी कानूनों का सार स्रोत के अंत में एक बहुत गहरी पंक्ति में दिया गया है। ताकत सिर्फ काबू में रखने का नाम नहीं, बल्कि लोगों, हालात और सबसे जरूरी खुद को समझने का नाम है। ये दिखाता है कि असली शक्ति बाहरी नियंत्रण से नहीं, बल्कि गहरी आत्म जागरूकता से आती है। सही कहा। और यह ज्ञान का सफर यहीं खत्म नहीं होता। स्रोत हमें बताता है कि अगले भाग में कानून 19 से 24 तक शामिल होंगे। हाँ, और ये सारी गहरी बातें हमें मिली हैं पावर बुक हब चैनल से, जहां इस तरह की शक्तिशाली किताबों के बेहतरीन सारांश मिलते हैं। स्रोत का अंतिम संदेश है, पावर बुक हब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्ञान फैल सके और आप दुनिया को ताकत की नज़र से समझ सकें।